Welcome to Physics About. This is second lecture on Newton's laws of motion और इस लेक्चर में मेनली डील करेंगे सेकेंड एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन और देखेंगे उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. लेट्स स्टार्ट नाउ. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने एक चीज़ तो समझा दिया था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज subjected to external force, then only it will have acceleration और रिटार्डेशन. ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है जो फर्स्ट लॉ कह रहा है, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो क्या हो गया. अब ये क्या होगा, अगर स्पीड इसी डायरेक्शन में थी वेलोसिटी पहले से, तो ये और ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा. लेकिन अगर ये इधर मूव कर रहा था और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सटर्नल लग गया तो ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा. देयरफॉर वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से तो एक बात समझ में आ गई थी कि वो फोर्स ही है जो किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ला सकता है. फोर्स के बारे में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बहुत कुछ बताया, बट उसका मेजरेबल डिफिनेशन फर्स्ट लॉ नहीं दे पाया. क्या नहीं दे पाया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन was unable to give quantitative measurable definition of force. So force का measurable definition किसने दिया, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने दिया. क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल definition of force was given by Newton's second law of motion. ओके, तो आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू. मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बॉल को कैच करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बॉल जो है इस बार 100 ग्राम का आपकी तरफ फेंक रहा है और आप उसे कैच नहीं कर पाते हैं और वो लग जाता है आपके फेस पे जाकर. ठीक है, 100 ग्राम का बॉल फेस पे लगा, आपने उस चोट को बर्दाश्त कर लिया. लेकिन अगर यही 100 ग्राम के बदले में 500 ग्राम का फेंक देता तो जाके अगर फेस पे लगता तो आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाते अगर दोनों की वेलोसिटी सेम थी. ठीक है, अब आइए क्या है, मास के इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी चोट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. एक चीज़ ये है, अगर मान लीजिए इसके बदले में कोई स्पॉन्जी बॉल ले लिया जाता. कौन सा बॉल, स्पॉन्जी बॉल. ठीक है, बिल्कुल स्पॉन्ज का बना हुआ 100 ग्राम का ही. जब उससे आपके चेहरे पे ये लग जाता तो आप ज़्यादा हर्ट नहीं होते. ठीक है, बहुत हल्की सी चोट लगती. लेकिन अगर इसी स्पॉन्जी बॉल ऑफ 100 ग्राम उसकी वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज कर दी जाती, बहुत ज़्यादा, जो पहले जिस स्पीड से फेंकी जा रही थी उससे काफ़ी तेज़ अगर कर दी जाती तो भी आपको चोट काफ़ी लग जाती. इसका मतलब है कि आपका हर्ट होना दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है बॉल के. एक तो मास है और दूसरा उसकी वेलोसिटी है। ठीक है। और हर्ट का मतलब क्या है,
आपको किसी पर्टिकुलर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का सामना करना पड़ रहा है जो आपके किसी दोस्त ने बॉल के फॉर्म में आपके चेहरे की तरफ फेंक दिया था। तो आपका हर्ट होना, यानी यहाँ पर ये हर्ट होना किन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द गिवन बॉल। ठीक है, स्पॉन्जी है तो वो टकराएगा और टकराने पर बहुत कम असर छोड़ेगा, वो वहाँ से चिपक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हार्ड बॉल है और सेम स्पीड से फेंका गया है तो आप ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो मास और वेलोसिटी पर क्या डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने यहाँ से आपके दोस्त ने लगाकर फेंका था। मास और वेलोसिटी पर जो चीज़ डिपेंड करती है उसे मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, और पी लेटर से उसे डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम, and that is equal to mass into velocity. Since velocity is a vector quantity, therefore momentum यानी linear momentum भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब आइए न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करते हैं उन्हीं के वर्ड्स में। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। In the words of Newton, the change of motion of an object is proportional to the force impressed. The change of motion of an object is proportional to the force impressed and is made in the direction of the straight line, straight line in which the force is impressed. ये हो गया न्यूटन के वर्ड्स में। द चेंज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स impressed and is made in the direction of the straight line in which the force is impressed. इसी को अब आप कैसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर मोशन में चेंज, न्यूटन के कहने का यही मतलब था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है एक्सटर्नली, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हो रही है। और जो मोशन का यानी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है ऑब्जेक्ट पे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। न्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से क्या था, चेंज इन मोमेंटम है। ये चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। ठीक है, और चेंज अभी मोमेंटम मैंने जस्ट बताया था एक एग्जांपल के थ्रू, mv के बराबर होता है। देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू d अपॉन dt एंड दिस इज mv। ठीक है, m एक कांस्टेंट है, सो क्या होगा, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दिस इज db अपॉन dt।
इज दैट ओके? नाउ इसी को जब आप लिखेंगे तो f इज प्रोपोर्शनल एंड dv अपॉन dt a इज इक्वल टू dv अपॉन dt एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, देयरफॉर m इंटू a। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, देयरफॉर यहाँ पर एक साइन कांस्टेंट का लगा देते हैं, दैट इज k m इंटू a। अब आप एक बात समझ लीजिए कि k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन f किन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है? f जब किसी मास पर लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट होगा तो मास ही होगा ना, वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस पे लगा तो ये मास है, और इस पर लगने के कारण इसमें एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। इसका मतलब फोर्स जो लग रहा है दिए हुए मास पर, तो फोर्स किन किन दो बातों पर यहाँ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? एक तो मास है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, इज दैट ओके? देयरफॉर k को क्या होना पड़ेगा? k को एक प्योर नंबर होना पड़ेगा, और प्योर नंबर मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होना होगा उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स k पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मास और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आ गया है उस पर डिपेंड कर रहा है। देयरफॉर अगर आप सारे वैल्यू को पुट कर दें, ये सब काम आप क्लास 9th में करके देख चुके हैं, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू 1 kg एंड a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड f इज 1 न्यूटन, देन k का वैल्यू कितना आ जाता है? 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये एक प्योर नंबर है, और उस प्योर नंबर को जब आप यहाँ डाल देते हैं तो f क्या हो गया? m इंटू a के बराबर आ गया। और ये पहला जो मेजरेबल यानी जिस फोर्स को मेज़र करने के लिए जो डिफिनीशन थी वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपको मिल गई, यानी क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल जो डिफिनीशन है फोर्स की वो सेकेंड लॉ से मिल गई। ये तो हो गया न्यूटन के हिसाब से, लेकिन अब इसी को मॉडिफाई करके जब आप देखेंगे तो वो कुछ और भी आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। आइए देखते हैं उसकी मॉडिफाइड फॉर्म, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मॉडिफिकेशन को या मॉडिफाइड फॉर्म को देखते हैं। लॉ तो वही है, सिर्फ उसको अलग तरीके से घुमाकर आप देखना चाहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ मॉडिफाइड फॉर्म में आपने देखा F इज इक्वल टू एम इंटू ए आया, तो आप इसी को लिख सकते हैं A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। और मैंने कई बार कहा है कि F लिखने का मतलब सिंगल फोर्स नहीं है, ये क्या है? नेट और रिजल्टेंट फोर्स है, या सम। कौन सा सम? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अप्लाइड अपॉन एनी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उस पर कई सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? नेट फोर्स दिखाता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन किन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर? फोर्स जो कि रिजल्टेंट फोर्स है एंड द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। सो इसको मॉडिफाइड फॉर्म में इस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट as measured from inertial frame। याद कर लीजिए ये inertial frame या inertial observer। The acceleration of any object as measured from inertial frame is equal to the vector sum of all the forces applied upon that object
that object divided by the mass of given object. सो इनर्शियल फ्रेम ऑलरेडी मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि वो फ्रेम जो किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो हमें क्या करना है, क्वांटिफाई कर रहे हैं ना, मेज़र कर रहे हैं, फोर्स के डिफिनीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेजरेबल डिफिनीशन है ये, तो देख लीजिए मेजर्ड वर्ड का यूज हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड अपॉन दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी मैंने पहले यहाँ पर बता दिया है, सेम चीज़ आप समझ लीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और ये उस ऑब्जेक्ट का मास है। तो क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज एफ नेट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से आप एक्सेलरेशन आसानी से कैलकुलेट कर ले सकते हैं। अब जबकि आपको मेजरेबल डिफिनीशन का पता चल गया तो एक चीज़ और बच रही है, वो ये कि फोर्स आखिर आता कहाँ से है, ठीक है। मतलब उसकी एग्जिस्टेंस होती कैसे है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इज दैट क्लियर। यानी फोर्स को आपने समझ लिया कि अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। और वहीं से आपने फर्स्ट लॉ में भी ये चीज़ समझी थी कि अगर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है तो वो इनर्शिया मेंटेन करता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन फोर्स जैसे ही आ गया एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात आ गई। लेकिन अब ये है कि आखिर फोर्स कहाँ से अप्लाई होता है किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट पे, तो इसको न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ से समझा दिया। आइए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही फेमस लॉ है, लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना है कि थर्ड लॉ सिर्फ इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर फोर्स एग्जिस्ट कहाँ से करता है, ठीक है। कोट अगर करें इसको तो टू एवरी एक्शन, इस स्टेटमेंट को, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यही मेन इसका स्टेटमेंट है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक सेंटेंस यहां पर मैं जोड़ देता हूं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर act upon different bodies। यानी एक्शन और रिएक्शन जो पेयर है फोर्स का, वो डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है और रोल कर रहा है, और सामने दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बी है, और ये थोड़ी देर बाद जाकर इसको स्ट्राइक कर दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर एफ ए फोर्स अप्लाई कर रहा है बी पर। बी क्या कर रहा है,
सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन ए पे अप्लाई कर दे रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स का एग्जिस्टेंस इसके लिए ऑब्जेक्ट बी के लिए कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, और इन रिटर्न ए के लिए कहाँ से आ रहा है फोर्स, अप्लाई हो रहा है बी से। आप इन फोर्सेस को ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए बी फोर्स applied on object A due to object B। देख लीजिए, यही एग्जिस्टेंस है जहां से फोर्स A पर अप्लाई हो रहा है। उसी तरह एफ बी ए फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट B ड्यू टू ऑब्जेक्ट A। ठीक है, तो दोनों पर कहीं ना कहीं फोर्स किसी दूसरे बॉडी से अप्लाई हो रहा है। ये बात अलग है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देयरफॉर एफ ए बी इज माइनस एफ बी ए। डायरेक्शन को अपोजिट दिखाने के लिए माइनस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो नेगेटिव जो साइन है उसके थ्रू आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। उसी तरह हमारी कॉमन लाइफ में हमारा चलना फिरना, आप क्या करते हैं, ये जो आप अपने स्लीपर या शू को यहाँ डालते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अर्थ पर एक फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ। इज दैट ओके? और अर्थ इन रिटर्न क्या लगा रहा है, एक फोर्स आपके स्लीपर या शू पर ऊपर की तरफ लगा रहा है। उसी तरह एक फोर्स आप अगर ये देखिए ऐसे करके लगा रहे हैं तो किधर लगा रहे हैं, इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और इन रिटर्न फ्रिक्शन का एक फोर्स इस मूवमेंट के अगेंस्ट लग रहा है। सो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फोर्स जो है वो पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है तो उसके लिए एक पहला ऑब्जेक्ट कहीं पर होना होगा, और अगर किसी पहले ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो उसके लिए दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स जनरेट कर रहा होगा। ये सिचुएशन हो, या आप देख लीजिए कि आप जब बाइसाइकिल चलाते हैं या हॉर्स एंड कार्ट रोड पे चल रहा होता है, तो हॉर्स क्या करता है, रोड के अगेंस्ट एक सड़क के अगेंस्ट यानी उस सरफेस के अगेंस्ट एक फोर्स लगाता है, ये देख लीजिए, और इन रिटर्न सरफेस भी उस पर अपोजिट एक फोर्स लगा देता है। आइए इसी फिगर से रिलेटेड इनर्शियल मास को समझ लें। इनर्शियल मास है तो ये मास ही, लेकिन चूंकि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इनर्शियल मास। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास एम ए, और ये कोई ऑब्जेक्ट दूसरा जिस पर ये जाकर टक्कर मारता है, दिस इज एम बी। ठीक है, ये इस पर फोर्स अप्लाई करता है एफ बी ए, और इन रिटर्न ये भी फोर्स अप्लाई करता है एफ ए बी। अभी जस्ट मैंने समझाया एफ बी ए और एफ ए बी क्या मतलब होता है। तो देख लीजिए, अगर एफ बी ए अगर आप चेक करेंगे तो उसके लिए किस पर लग रहा है, ये मास बी पर लग रहा है, एम बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, एंड एफ ए बी जो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी, कितना हो जाएगा, एम ए इंटू ए ए। चूँकि न्यूटन के थर्ड लॉ से ये इक्वल एंड अपोजिट है, देयरफॉर वैल्यू पुट कीजिए, एम बी ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम ए ए। ओके, अब अगर आप एक साथ कर लें मास को और एक्सेलरेशन को, तो कितना हो जाएगा, एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ हाउ मच, ए बी डिवाइडेड बाई ए ए।
सो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है, एक का एक्सेलरेशन इधर होगा तो दूसरे का इधर हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के हिसाब से जब आप देखिएगा तो एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ए का मास न्यूमरेटर है, में है तो एक्सेलरेशन दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में। इसका मतलब मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखिए इनर्शिया आ गया, इनर्शिया डिपेंड करता है किस चीज़ पे, मास पे। ज़्यादा मास होगा तो एक्सेलरेशन घट जाएगी, और अगर कम मास होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। सो अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा होगा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, आप अलग करके भी देख सकते हैं। सेम फोर्स अप्लाई कर लीजिए F ऑन A और वही सेम फोर्स F ऑन B, तो रिजल्ट तो भी यही आएगा। तो अगर सेम एंड कांस्टेंट फोर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा होगा तो जिसकी मास कम होगी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इज़ दैट ओके? सो इसी मास को इनर्शियल मास कहते हैं। आइए इस रिज़ल्ट को थोड़ा इलेबोरेट करके समझने की कोशिश करें। देख लीजिए क्या था, दो ऑब्जेक्ट किसी दिए हुए टाइम में जब इंटरैक्ट कर रहा था तो हमारा जो न्यूटन्स का लॉ है उसको यूज़ करके ये रिज़ल्ट आया था। मास के रेशियो और उनके बीच के एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन था। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू दिस ए बी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एम बी। इज दैट ओके? क्या हो गया, एक नया रिलेशन आ गया है कि अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ए अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर कहाँ पे है, ये पेरिस में है। इसने क्या किया है, एसआई यूनिट के हिसाब से एक कोई स्टैंडर्ड फिक्स किया है और वहाँ से मास जो है वो 1 kg यूज़ किया जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज़ 1 kg, ओके, तो अगर इसके साथ हमें कंपेयर करना हो और किसी ऑब्जेक्ट ए का मास कैलकुलेट करना हो तो एम ए इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए, रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई 1 kg। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के हिसाब से मास हमने स्टैंडर्ड मास 1 kg मान लिया ऑब्जेक्ट बी का। अब ये जब मालूम है तो हम ऑब्जेक्ट ए का मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। किसका, रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। और ये कैसे आप पता कर सकते हैं, इसे पता करने के लिए सिंपली आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स अप्लाई किया हुआ है, या यहाँ पे मैंने सिंगल एक कांस्टेंट फोर्स यानी सेम फोर्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने अप्लाई कर दिया है। तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन यानी दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को आपको पता कर लेना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंटली उस वैल्यू को जो आपने पाया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे यहाँ पुट करके रेशियो निकाल लीजिए, और उसके बाद आप कैलकुलेट करने के एबल हो जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को जो दूसरे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। देयरफॉर ये जो भी वैल्यू आपका आता है एक्सपेरिमेंटली आप उसे यहाँ पुट कर लीजिए,
और उसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो गया, आप देखिए न्यूटन्स के लॉज के थ्रू आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट करने का तरीका सीख लिया। उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको एक्सेलरेशंस का रेशियो निकाल लेना है। तो इसका मतलब है कि आप जब चाहें किसी दो ऑब्जेक्ट का एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम पे अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट कर रहा हो तो आप उसके एक्सेलरेशन के रेशियो को निकाल लीजिए और जो स्टैंडर्ड मास की यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए निकाला है, आप ऐसे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या किया है आपने, इस पूरे केस में इनर्शिया को ध्यान में रखकर मास को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपने इनर्शिया निकाला था और ये बात प्रूव हो गई थी वहाँ से कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किस बात पे डिपेंड करता है, वो उसके मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मास को कैलकुलेट करने के लिए आपने न्यूटन्स के लॉ को यूज़ किया है जो कि वैलिड है, फर्स्ट लॉ तो वैलिड है एग्जैक्टली कहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम में, तो उसके थ्रू जब आप मास कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे ही मास को क्या कहते हैं, इनर्शियल मास कहते हैं। बढ़ते हैं, एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है लीनियर मोमेंटम। देखते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसे p लेटर से स्मॉल p या कैपिटल P से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि आपने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसके रेलिवेंस को, इसके इम्पोर्टेंस को समझा था। तो लीनियर मोमेंटम हम ये बताना चाहते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ n इंटरएक्टिंग मासेस हो, यानी बहुत सारे मासेस का एक सिस्टम हो, मान लीजिए उसमें m1, m2, m3, m4, m5 और इस तरह से न जाने कितने mn, यानी सारे जो मैंने डॉट्स दिखाए हैं ये सब क्या हैं, मासेस हैं। तो उनके थ्रू एक सिस्टम बनता है और सभी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ n इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स या मासेस। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो टोटल मोमेंटम जो हो जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स और masses is equal to the vector sum of all the momenta of individual पार्टिकल्स। ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल और मासेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम। पहले ही मैंने बताया हुआ है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करती है। तो क्या हो गया, वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी टोटल अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने माना हुआ है, सिस्टम ऑफ n इंटरैक्शन करने वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यानी
ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसकी प्रूफ देखनी है हमें। आइए देखते हैं इसकी प्रूफ। सिर्फ दो पार्टिकल लेकर आप उसे जनरलाइज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि दो अलग अलग पार्टिकल का सिस्टम है, मास m1 और m2, और दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल कितना है यहाँ पर? सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मानकर चलिए कि एक क्या है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और दूसरा यानी दोनों एक दूसरे पर, मास m1 m2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और m2 इन रिटर्न m1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कि दिस इज फोर्स ऑन 1, ठीक है, ड्यू टू पार्टिकल 2, एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू पार्टिकल 1 या मास 1। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। और मान लेते हैं कि m1 पर भी एक फोर्स काम कर रहा है एक्सटर्नली, दैट इज F1, एंड इस पर भी एक फोर्स एक्सटर्नली काम कर रहा है, दैट इज F2। यानी मास m2 पर फोर्स जो एक्सटर्नली काम कर रहा है वो F2 है, और मास m1 पर जो फोर्स काम कर रहा है वो F1 है। और मैंने सभी के ऊपर एरो दिखाया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप मास m1 के लिए लिखते हैं फोर्सेस को, फॉर मास m1, आप देखिए इसको आइसोलेट करके देखिए तो इस पर दो अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल F1 और दूसरा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 है, ये F12। इज दैट ओके? तो क्या लिखेंगे आप, चूंकि आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ में देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, यही आया था आपका रिजल्ट वहां पे। देयरफॉर यहां पर ये क्या था, फोर्स अकेला फोर्स था? नो, नेट और रिजल्टेंट फोर्स है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर सिंगल F लिख रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिंगली अप्लाई हो रहा है, वो नेट और रिजल्टेंट फोर्स है, किसी दिए हुए पार्टिकल पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ m1 पर आप देख लीजिए ये फोर्स F1 प्लस F12 इज इक्वल टू हाउ मच? ये अगर m1 है इसका मतलब ये मोमेंटम कितना है इसका, P1 V1। इज दैट ओके? ऐसे लिखिए इसको। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू dP1 डिवाइडेड बाई dt। उसी तरह फॉर मास m2, फॉर मास m2 उस पर भी आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, दो अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक F2 है, ओके, एंड दूसरा F21 है। इज दैट ओके? फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास m1, ओके। देयरफॉर उसका भी जब नेट फोर्स लिखेंगे तो F2 प्लस F21, इज दैट ओके, इज इक्वल टू, इसकी भी मोमेंटम कितनी, P1 इज इक्वल टू M2V2, ओके। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू dP2 डिवाइडेड बाई dt, ओके। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 इज इक्वल टू dP1 डिवाइडेड बाई dt प्लस dP2 डिवाइडेड बाई dt। नाउ अब आप इन फोर्सेस को समझ लीजिए जो इंटरनली ऐड हो रहा है, ठीक है। आप देखिए यहां पर दोनों मासेस एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो
दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। देयरफॉर न्यूटन के थर्ड लॉ से F21 इज इक्वल टू माइनस F12। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देयरफॉर अगर वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक है, किसी एक के बदले में, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ उसे, F1 प्लस F21 के बदले में F21 के बदले में माइनस F12, ये एज इट इज, और F2 एज इट इज, और F21 के बदले में वहाँ से देखिए लिख सकते हैं माइनस F12 इज इक्वल टू dp1 डिवाइडेड बाई dt प्लस dp2 डिवाइडेड बाई dt। कैंसिल हो गया, मैंने ऑलरेडी वहाँ दिखा दिया था, फिर से दिखा रहा हूँ। देयरफॉर F1 प्लस F2 इज इक्वल टू dp1 डिवाइडेड बाई dt प्लस dp2 डिवाइडेड बाई dt। ये आप देख लीजिए क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। देयरफॉर इसके लिए एक नेट फोर्स आप लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। ठीक है, नेट फोर्स आपने लिख लिया, दो अलग अलग, या रिजल्टेंट फोर्स लिख लिया, और इसको आप लिख सकते हैं चूंकि दोनों एक ही रेट से सेम टाइम में आप बात कर रहे हैं उसकी, तो सेम टाइम में बात कर रहे हैं, तो उनका जो रेट ऑफ चेंज हो मोमेंटम का वो हो जाएगा P1 प्लस P2। ओके, नाउ आप जानते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल वाला तो दोनों जो सिस्टम के अंदर से लग रहा था वो फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया। क्या आप F एक्सटर्नल जो नेट फोर्स है उसको आप लिख सकते हैं dp डिवाइडेड बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू d बाई dt p1 प्लस p2। ओके, अब रेट चूंकि सेम टाइम के लिए ले रहे हैं, देयरफॉर p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। क्या यही था? टोटल मोमेंटम of given system of particle is equal to the vector sum of all the particles taken together। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पर दो पार्टिकल का मैंने लिया है, आप चाहें तो n पार्टिकल्स का लेकर भी आसानी से सेम वे में आप दिखा सकते हैं। p इज इक्वल टू फॉर n पार्टिकल्स p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन, जाता रहेगा। जितने पार्टिकल आपने कंसीडर किया है सभी का मोमेंटम उसके वेक्टर सम इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज यहां से ये समझनी है ये कि F एक्सटर्नल जिसको आपने यहां रिप्लेस करके लिखा है, यानी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू dp अपॉन dt एंड क्या इसे लिख सकते हैं m इंटू a। ओके, ये आप लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सिर्फ नेट एक्सटर्नल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है, इंटरनल फोर्स कोई भी एक्सेलरेशन में रोल प्ले नहीं कर रही है। यहां मैं लिख दे रहा हूं इंटरनल फोर्स और internal forces do not play any role in the acceleration of system of particles system of particles जब मैं बोल रहा हूं तो सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। सो क्या है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। इंटरनल फोर्स जो है वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन में या उसके
मूवमेंट में। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड मैंने कहा वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें यह है कि अगर नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स is 0 means if on the system of particle or any individual particle, if net force or resultant force applied upon the given particle or system of particle is 0, then their linear momentum remains conserved। कंजर्व्ड रहने का मतलब जितना इनिशियल स्टेज में था उतना ही फाइनल स्टेज में होना चाहिए। सो देख लीजिए, अगर ये नेट फोर्स जो एक्सटर्नली लग रहा है वो अगर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ओके, एंड आपने ये चीज़ तो समझा हुआ है कि अगर किसी भी दिए हुए क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन यानी रेट अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब कि वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 0, और नंबर क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं करता, वो वेरी नहीं करता है। देयरफॉर अगर ये 0 हो गया है, इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है। टोटल मोमेंटम के बारे में अभी पढ़ा है, ये इक्वल होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो हम अगर दो ही का लेते हैं यहाँ पर, तो P1 प्लस P2 कांस्टेंट, तो क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व हो गया। अगर इसे दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करें, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये जो चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, अगर ये एप्रिशिएबली चेंज कर रहा है तो हम उसे डेल्टा के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू 0, एंड डेल्टा p मीन्स चेंज इन मोमेंटम। क्या हम उसे लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। देखिए, मैंने हर जगह वेक्टर क्वांटिटी का यूज़ किया है, लेकिन आप चाहें तो इसके रेजोल्यूशन को निकाल कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी आप उसे, मान लीजिए x के डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, तो उसको रेजोल्यूशन पहले उसका कंपोनेंट निकाल लेंगे और देन क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से Pf इज इक्वल टू Pi, यानी जितना फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है। उसी तरह y डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, या जिस डायरेक्शन में आप चाहें उसका कंपोनेंट पहले निकाल लें, बट रिजल्ट यही आएगा कि जितना मोमेंटम इनिशियली था उतना फाइनल के बराबर है। इज दैट ओके? इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, आगे शायद फिर ज़रूरत पड़ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।